हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आपको स्टैटिक्स बता रहा था। स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के मैंने आपको बारे में बताया था। जिसमें बताया था प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सांख्यिकी की डेफिनेशन मैंने बताई थी, लिमिटेशन मैंने बताई थी आपको, और सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको बताऊँगा टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग और पॉपुलेशन। जो आपकी जो समंग संकलन करने के जो तरीके होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका सैम्पलिंग हो गया, एक पॉपुलेशन होता है। सैम्पलिंग को हम कहते हैं समग्र हिंदी में, और पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रतिचयन। सैम्पलिंग हम कहते हैं प्रतिदर्श। जैसे आपको वहाँ एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि प्रतिदर्श क्या है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि उसको सैम्पलिंग ही कहते हैं, हिंदी में भी जानते रहिए। पॉपुलेशन होता है समग्र। समग्र नाम से ये कि समग्र सारी चीज़ों का सम्मिश्रण। और सैम्पलिंग का मतलब कि कुछ आपके डाटा को ले लीजिए, ढेर सारे डाटा में कुछ डाटा को इकट्ठा कर लीजिए, उनमें से आप निकाल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन। टेक्निक ऑफ डेटा ऑफ कलेक्शन होता क्या है। जैसे आप डेटा तो इकट्ठा कर लिए और उसकी कुछ तकनीकें लगा करके हम डेटा को कैसे वेरीफाई करें ये जानते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आपका समग्र हो गया, प्रतिदर्श हो गया। समग्र क्या होता है, समग्र में क्या होता है, अनुसंधान से, अनुसंधान आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, अनुसंधान के लिए निर्धारित करके पूरे क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र मतलब मान लीजिए कि आप पास कुछ आंकड़े हैं, उस कुछ आंकड़ों को नहीं, पूरे आंकड़ों को, उन सारे आंकड़ों को लेकर के, पूरे आंकड़ों को लेकर के हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, यानी आप समंकों का संकलन करेंगे। तो अनुसंधान से निर्धारित, अनुसंधान से निर्धारित पूरे क्षेत्र और सभी इकाइयों से लेकर सारे जानकारी लेना, समग्र। समग्र आपका क्या है कि अनुसंधान, अनुसंधान के द्वारा प्राप्त डेटा कहिए या समंक, समंकों का ढेर, मतलब सारे डेटास को लेकर के, मान लीजिए हाँ, डेटाओं का ढेर, समस्त समंक, समंकों का संकलन, समग्र कहलाता है। अब आप समग्र समझ गए होंगे कि समग्र आपका पॉपुलेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो समग्र में क्या है, अनुसंधान द्वारा जो आंकड़े आप इकट्ठा करते हैं उनका निर्धारण करके पूरे क्षेत्रों का और उनके सभी इकाइयों से, यानी सारी यूनिट से हम उनके डेटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनगणना। अब जनगणना में क्या होता है कि आप जनगणना जब करते हैं तो उसमें सैम्पलिंग का काम नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसे डेटा जिसमें सारे सब चीज़ सम्मिलित हो, किसी एक डेटा से किसी दूसरे का हम चुनाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे इसमें समग्र के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे डेटा हैं, अब आप जैसे कि क्या होता है ना कि एक समान है, तब तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकते हैं, सैम्पलिंग आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर डेटा भिन्न भिन्न टाइप के हों, मतलब अलग अलग हों, कुछ के यूनिट अलग हो, कुछ के डिपार्टमेंट अलग हो, तो आप वहाँ पे समग्र का ही यूज करेंगे। अब आप वहाँ सैम्पलिंग का यूज नहीं करेंगे। देखिए इससे कुछ लाभ है। लाभ क्या हो सकते हैं इसमें, लाभ सबसे पहले क्या होती है आपकी, इससे आपके इस समग्र से आपका लाभ क्या है, पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन से लाभ ये है कि इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता होती है, शुद्धता और विश्वसनीयता। शुद्धता और विश्वसनीयता का मतलब यहाँ क्या है कि आप जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो सारे आंकड़े रहते हैं,
जब सारे आंकड़े का एक एक बारीकी से आप इकट्ठे चीज़ें को इकट्ठा करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है शुद्धता रहेगी, और शुद्धता रहेगी तो उसमें विश्वास आपका बना ही रहेगा। ठीक है। विस्तृत सूचनाएं, विस्तृत सूचनाएं दोस्तों, आपको बस ये जानना है कि पॉपुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टेक्निक्स क्या होता है, लेकिन अगर आप चीज़ें को अगर गहराई से जानेंगे तो आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। वहाँ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो विस्तृत सूचनाएं मतलब कि आप पास ढेर सारी बड़ी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को आप इकट्ठा कर करके आप क्या करते हैं, आप समग्र को इकट्ठा करके आप टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हैं। ये आपके लाभ हैं अगर आप समग्र का यूज करके, पॉपुलेशन का यूज कर करके आप इसको करते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, समग्र में विविधता। समग्र में विविधता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, समग्र में अगर विविधता रहेगी तो आप क्या करेंगे, आप आंकड़ों को पॉपुलेशन मेथड के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्निक आपके पॉपुलेशन में ये चीज़ें थी कि आप अनुसंधान के द्वारा पूरे क्षेत्र या सभी इकाइयों को क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे और उन जानकारी के माध्यम से आप टेक्निक ऑफ डाटा का यूज करेंगे। ये था आपका पॉपुलेशन। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड क्या है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब प्रतिदर्श, या इसको एक और नाम दे सकते हैं, प्रतिदर्श अनुसंधान। प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान मतलब अनुसंधान किसके माध्यम से, प्रतिदर्श के माध्यम से। सैम्पलिंग से पहले मैंने आपको बताया थे और मैं आपको आज भी बता देता हूँ कि सैम्पलिंग का मतलब होता है कि अगर आप पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हों, अनलिमिटेड आंकड़े हों, मतलब मान लीजिए के पास इनफाइनाइट आंकड़े हों, अब आप सब आंकड़ों को इकट्ठा तो करके जानकारी लेंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम सैम्पलिंग का यूज करेंगे। जैसे आप एक कंपनी में चावल के कुछ दाने हैं, गेहूं के कुछ दाने हैं, या और भी जो आप पास उन आंकड़ों को काउंटेबल ना हो, तो उनको उनकी विश्वसनीयता और शुद्धता को जानकारी रखने के लिए हम समग्र का यूज ना करके हम सैम्पलिंग का यूज कर लेंगे। तो ये मेथड आपका हम वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब आप ये जानेंगे कि हम सैम्पलिंग का यूज ही क्यों करेंगे, अनुसंधान का प्रयोग कुछ जगह पर क्यों नहीं करेंगे, समग्र का यूज। वो इसलिए है कि मान लीजिए कि आप पास इनफाइनाइट डेटाज हो, तो प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान में का प्रयोग क्यों, आप इसका प्रयोग क्यों करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आप पास इनफाइनाइट डेटा हो, अनंत अनंत समग्र, नाम से ही क्लियर हो गया है, अनंत इनफाइनाइट डेटाज होंगे तो आप सैम्पलिंग का यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, विस्तृत क्षेत्र। मतलब आपका क्षेत्र अगर बड़ा हो, क्षेत्र बड़ा हो और आंकड़े आप काउंट ना कर सकते हो, और आंकड़े काउंट कर सकते हो तो उसमें कठिनाई हो, समय का व्यर्थ हो, तो आप विस्तृत क्षेत्र में प्रतिदर्श अनुसंधान या सैम्पलिंग का हम यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ जानकारी आपको जानना जरूरी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कि अगर इंग्लिश में कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो, वहाँ हिंदी से देख लेंगे, हिंदी से ना समझ आए तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो विस्तृत क्षेत्र हो गया,
विस्तृत क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि आप पास आंकड़े ज़्यादा हैं और आप कठिनाई से आप उसको इकट्ठा तो कर सकते हैं, वाइड स्कोप, ठीक है, वाइड उसमें बड़ा सा स्कोप, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप सैंपलिंग का यूज़ करके उस अपने काम को और सरल बना सकते हैं। नाशवान इकाइयाँ, अब नाशवान इकाइयाँ में क्या है, नाशवान इकाइयाँ जैसे मान लीजिए कि अब आपकी खुद की बल्ब की फैक्ट्री है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एक एक बल्ब जला के दिखाइए, एक एक बल्ब, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप एक एक बल्ब को आप जला के दिखाएंगे तो आपकी कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। और अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि चलिए हमको आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। अब ब्लड डोनेट करने आप गए, कहें नहीं आपके अपने पूरे बॉडी का ब्लड को चाहिए, पहले पूरी बॉडी का ब्लड जांच होगी तब आपका होगा, तब तक आप तो निपट जाएंगे। तो नाशवान इकाइयाँ मतलब कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ या कैसे कुछ डेटा जिनमें आप समग्र का यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, प्रतिदर्श या सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे। अब इस तरह के उस चौथे पॉइंट है, व्यावहारिक रूप से समग्र से बाहर व्यवहारिक रूप से समग्र से बाहर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी खुद की लोहे की फैक्ट्री है। अब उन लोहे की फैक्ट्री में क्या है कि उस लोहे की फैक्ट्री में बहुत सारे भंडार होंगे, लोहा है, लोहे की फैक्ट्री में बहुत बड़ा भंडार है, क्या हो गया, भंडार है। तो इस भंडार में अगर आप समग्र का यूज करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा इस टेक्निक्स में, तो टेक्निक रहेगी ही नहीं, तो तब तो आप बारीकी से सारी चीज़ों को करेंगे तो सही है, शुद्धता तो रहेगी लेकिन आपका काम समाप्त हो जाएगा। पांचवा पॉइंट कहता है समग्र में एक रूपता, समग्र में डेटा, क्या डेटा में एक रूपता। समग्र में एक रूपता का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप पास सेम टाइप के आंकड़े हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर सेम टाइप के आंकड़े हैं, यानी गेहूँ है, तो आप गेहूँ का यूज करके 4 दानों को निकाल करके उसका सैंपलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे गेहूँ है, आटा है, चावल है, सब अलग अलग टाइप के हों तो आप वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक रूपता बनी रहेगी तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में, अब हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले कि समांक है, 4 ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका कुछ और दे दिया, मान लीजिए उसने बोल दिया कि अनंत समांक, मतलब आपसे कोई कहे कि सैंपलिंग क्या है, जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या की जांच, जो हर 10 वर्षों में एक बार की जाती है, ठीक है। तो समग्र में एक रूपता होने का मतलब क्या है कि आप आंकड़ों को जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें एक रूपता मतलब कि एक जैसे आंकड़े, मतलब बॉटल है तो बॉटल, पानी तो पानी, गेहूँ तो गेहूँ, तो आप उसमें आप एक रूपता में आप प्रतिदर्श का यूज कर सकते हैं। शीघ्र निर्णय, शीघ्र निर्णय का मतलब ये है, शीघ्र निर्णय का मतलब क्या है कि अगर आप सैंपलिंग का यूज करते हैं तो आप तुरंत आप आंकड़ों क्विक आप आंसर उसको दे सकते हैं। तो शीघ्र निर्णय में आपको सैंपलिंग मेथड में मैंने आपको बताया था कि तुरंत आप उसको निर्णय ले सकते हैं। तो ये थी इतनी ही पॉइंट प्रतिदर्श अनुसंधान, यानी कि सैंपलिंग अनुसंधान का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। पहला था अनंत समांक, इनफाइनाइट डेटा। दूसरा था विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र के लिए, बड़ा क्षेत्र हो तो उसमें सैंपल पॉपुलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था नाशवान इकाइयाँ, यानी कि एक मतलब जैसे बल्ब का उदाहरण मैंने आपको दिया था, बल्ब का, खून का,
ठीक है, मतलब कि लोहे कुछ और लोहे का मान लीजिए, तो ये हो गया। चौथा पॉइंट था आपका व्यवहारिक रूप से समग्र से व्यवहारिक रूप से समग्र से बाहर है, तो वहाँ पे आप कुछ करेंगे इसका। तो पांचवा पॉइंट था आपका समग्र या डेटा में एकरूपता, यानी सेम सेम डेटाज होंगे तो उसमें जल्दी कर सकते हैं। छठा पॉइंट था आपका शीघ्र निर्णय। ये थे तो आपके कुछ ऐसे कि प्रत्यक्ष अनुसंधान का यूज क्यों करते हैं। अब आते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस। समग्र और प्रतिदर्श में अंतर। पॉपुलेशन समग्र सैंपलिंग, प्रदर्श अनुसंधान दोनों कहेंगे। अब इनके बीच में कुछ अंतर होंगे। अंतर, सबसे पहला अंतर क्या हो सकता है, जांच का स्वरूप। फर्स्ट, जांच का स्वरूप। देखिए समग्र में जांच के स्वरूप में मतलब कि इसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ चेक। ठीक है, चेकिंग इसका मेथड उसमें समग्र में कैसे यूज़ करेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो डाटा है वो समग्र में आप संपूर्ण पूरा पूर्ण रूप से उसका जांच करेंगे, कंप्लीटली उसका जांच कर लेंगे, कंप्लीटेड जांच आप इसमें करेंगे समग्र में। पॉपुलेशन में आप समग्र जांच करेंगे, तब आपको पूरे अनुसंधान में आपको पता चल जाएगा कि आप जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो सही है कि कैसे हैं। और जो प्रदर्श होता है इसमें क्या होता है कि आप पार्शली, मतलब आप आंशिक जांच करके आप बता सकते हैं कि आंकड़े आंकड़े कैसे हैं, किस तरह है। तो जांच का स्वरूप मतलब कि आप पहले उसमें पूर्णतः और दूसरा इसमें सैंपलिंग में आंशिक रूप से जांच करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस समग्र में आंकड़ों का संभावना, पूर्णता, अपूर्णता, आंशिक क्या हो सकता है, तो आप बता सकेंगे। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, इसलिए आप हर तरह से तैयार रहिए। दूसरा पॉइंट है आपका समय, समय यानी टाइम। जनरल सी बात है कि अगर पॉपुलेशंस हैं तो समग्र है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अधिक समय लगेगा किसमें, अधिक समय आपका समग्र में। नोट करना आप नोट कर सकते हैं, कम समय प्रतिदर्श। ये आपके अंतर है, जानना आपको जरूरी है। तीसरा पॉइंट आपका प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा पॉइंट आपका क्या आ सकता है, शुद्धता का स्तर। ये आप खुद निकालिए। शुद्धता का स्तर का मतलब है कि इसमें शुद्धता ज़्यादा होगी, इसमें शुद्धता कंपेरिजन में थोड़ी कम होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम अशुद्धि है। अब ज़्यादा डाटा हो तो आप क्या पॉपुलेशन का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके कंपेरिजन में इसमें शुद्धता ज़्यादा रहती है और इसमें शुद्धता कम रहती है। अब आते हैं निष्कर्ष का सत्यापन। ये पॉइंट आपको लिख लीजिए। रहता है अध्ययन का आधार। आपको मैं काम चीज़ बताऊंगा, अध्ययन का आधार मतलब इसमें क्या होता है, समग्र में कंप्लीटली आप अब निश्चितता रहती है कि निश्चित ही आप इसका जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो सही है। और उसमें क्या होता है, इसमें संभावनाएं होती हैं, तो संभावनाओं का विज्ञान, ठीक है। और आपका ये निश्चितता,
और ये आपका संभावना। तो संभावनाओं पे ये टिका है और ये निश्चितता पे टिका हुआ है। फिर आपके इसकी उपयुक्तता क्या है? 7 पॉइंट उपयुक्तता। और ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके पॉपुलेशन और सैम्पलिंग में, और आपका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तौर पर। तो ये आपके कुछ मेजर डिफरेंस थे। जांच का स्वरूप का मतलब ये था कि आप इनका जांच कर सकते हैं। तो इसमें पार्शली या कंप्लीट जांच, समय इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा कंपेरिजन में। प्रशासनिक व्यवस्था इनमें क्या है, इसमें ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग करते हैं, इसमें कम कर सकते हैं। कम में भी हो जाएगा इसमें काम। शुद्धता कैसे, इसमें शुद्धता ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें शुद्धता नहीं रहेगी, लेकिन कंपेरिजन इसमें, क्योंकि आप एक एक डाटा को इकट्ठा करके कर रहे हैं। फिर आपका निष्कर्ष का सत्यापन। इसका निष्कर्षता है, आप ये जानते हैं कि ये ज़्यादा सही होगी, पर कठिन है। और उसका अध्ययन का आधार, निश्चितता इसमें ज़्यादा रहेगी और इसमें संभावनाएं रहेंगी। तो आपसे पूछा सकता है कि संभावनाएं समग्र क्या है, संभावनाएं हैं, निश्चितता है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये निश्चितता है, निश्चित है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं अंतर का आधार। ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये था कुछ अंतर का आधार। अब आते हैं मेथड, निर्देशन का की रीति। निर्देशन की रीति में इसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा क्या, वो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि निर्देशन की रीति को आप कितने भागों में आप बांट सकते हैं। चार्ट बनाना हो आप चार्ट बना सकते हैं। दैव निर्देशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम। और दूसरा क्या होता है, अदैव, यानी रैंडम नहीं होता है। ठीक है, अदैव निर्देशन। अब इस दैव निर्देशन में कुछ पहला पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा सरल दैव निर्देशन। सरल दैव निर्देशन, इस सरल दैव निर्देशन में भी कई प्रकार हैं। नहीं, सरल दैव निर्देशन है। दूसरा आपका हो जाएगा प्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब होगा कि उसमें कुछ बाधाएं होंगी। इसमें ए पॉइंट, प्रतिबंधित दैव निर्देशन में ए पॉइंट आपका क्या है, स्तरित दैव निर्देशन। स्तरित दैव निदर्शन, इसको सर्टिफाइड रैंडम निदर्शन भी कहेंगे, सैम्पलिंग। दूसरा आपका क्या है, व्यवस्थित। नाम से ही क्लियर है सब, अंदर घुस के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुस्तरीय। आपको इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, ताकि आप इसके डेफिनेशन जानते रहें।
एंड लास्ट आपका क्या है, समूह निर्देशन। आपसे वहाँ पूछा सकता है कि निर्देशन की रीति कितने भागों में विभक्त है, दैव निर्देशन, अदैव निर्देशन, सरल निर्देशन। इसमें पॉइंट एक आपका सरल दैव निर्देशन और पॉइंट बी में प्रतिबंधित दैव निर्देशन में स्तरित तब आपका सर्टिफाइड हो जाएगा, आपका व्यवस्थित हो जाएगा, क्रम से हो जाएगा, बहुस्तरीय हो जाएगा, आपका मल्टी सर्टिफाइड होगा और ग्रुपिंग निर्देशन हो जाएगा। अब आते हैं अदैव में। इसमें आता है सबसे पहला सुविचार निर्देशन। अलग अलग भागों में आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे। कोटा निर्देशन, तीसरा पॉइंट आपका सुविधानुसार, और आपका लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, विस्तृत निर्देशन, मतलब विस्तृत जांच। आपके इस बारे में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, थोड़ा आपको जानकारी देना है। तो देखिए आपका निर्देशन की जो आपकी जो रीतियाँ हैं वो दो प्रकार से हैं, रैंडमली, इनरैंडमली। इसमें आपने सरल दैव निर्देशन पढ़ा, प्रतिबंधित दैव निर्देशन पढ़ा है, स्तरित दैव निर्देशन है, आपके व्यवस्थित है, बहुस्तरीय है, समूह निर्देशन है। अदैव में आपका सुविचार निर्देशन, कोटा निर्देशन, सुविधानुसार निर्देशन और विस्तृत निर्देशन। देखिए दैव निर्देशन को आप क्या कर सकते हैं, दैव निर्देशन को आप अवसर और संभावित, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसे अवसर निर्देशन, अवसर निर्देशन और इसे अवसर निर्देशन भी कर सकते हैं और संभावित निर्देशन भी कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दैव निर्देशन को और क्या अन्य नामों से जानते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इसे अवसर, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग निर्देशन होगा और आपका संभावित, ठीक, पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया। इसमें आपका जनरली यही दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही मतलब कि आपके नाम पूछे जा सकते हैं। और इसमें सरल दैव निर्देशन ही जो होता है वो सरल दैव निर्देशन जैसा ही होता है। इसमें होता क्या है कि जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो आप किसी भी आंकड़ों को लेकर के, मतलब कि आप सैम्पलिंग तौर पर किसी भी आंकड़ों को ले सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ समानता रहनी चाहिए कि आप इन आंकड़ों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी आप आंकड़े ले सकते हैं। आपके लिए ये नहीं कि आप इस आंकड़ा को छोड़ दिए, तो नहीं, आंकड़ों को आप जो आंकड़े लेना चाहते हैं एक निश्चित आंकड़े आप लेकर के इसमें एक निर्देशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, वो आपका सरल दैव निर्देशन के अंतर्गत आता है। फिर आपका है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित में क्या होता है, प्रतिबंधित में आपका है, देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका स्तरित दैव निर्देशन, स्तरित सर्टिफाइड दैव निर्देशन। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि आपके आंकड़े क्या होंगे कि एक रूपता बनी रहेंगी। एक रूपता का मतलब कि आपके आंकड़े में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा कि ये मिलीमीटर है इसमें है, तो चेंजेस नहीं रहेंगे। स्तरित में क्या होता है कि इनमें हम कई भागों में बांट लेते हैं। स्तर में नाम से आपको बताया था, क्लियर था। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव के कुछ आंकड़े आपको लेने हैं, तो 3000 लोगों का आंकड़ा आपको लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ क्या करेंगे कि आप वहाँ की आय के अनुसार आप वहाँ पे आंकड़ों को ले सकते हैं। मान लीजिए कि 1000 से लेकर 3000 तक की आय वाले लोग का आंकड़ा अलग निकालेंगे, 3001 से लेकर 5000 तक के लोगों का आंकड़ा आप अलग निकालेंगे, और फिर 5000 या अप टू इससे ऊपर वाले लोगों का आप आंकड़ा अलग निकालेंगे। तो इस तरह सर्टिफाई आपने बांट दिया कि 1000 से लेकर 3000 में जो आएंगे उनको अलग रखेंगे। समान साझेदारिता का अभाव होता है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका कि 3001 से 3000, ये सब आपकी आयु पर निर्भर करता है, ठीक है। 3000 से 5000 और 5000 से अप टू, ये होगा आपका स्तरित हो जाएगा कि आपने इसको स्तर में बांट दिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या किया, व्यवस्थित दैव निर्देशन। व्यवस्थित मतलब कि जैसे मान लीजिए आप पास आंकड़े कैसे हैं, आप पास क्या हुआ कि आंकड़े हैं कुछ अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हैं, ABCDFGH जो भी हो गए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल हो गया, ठीक है।
समय के अनुसार हो गए, ठीक है, और मौसम के अनुसार आपके जो आंकड़े हों, तो उन आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना, नाम से व्यवस्थित क्रम में ही रखना व्यवस्थित व्यवस्थित दैव निरसन है। आपको बस इतना ही जानकारी लेनी है कि आपको बस नाम से चीज़ों को क्लियर रखनी है। अब आते हैं बहुस्तरीय दैव निरसन में। बहुस्तरीय दैव निरसन मल्टी सर्टिस्फाइड निर्देशन आपके जो सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कुछ आंकड़े आपके स्कूल में हैं, जैसे मान लीजिए आपको 3000 छात्रों का आप अपने राज्य में, अपने उत्तर प्रदेश राज्य में या किसी राज्य में आप 3000 आंकड़े लेने हैं, बच्चों के सैंपल लेने हैं। तो आप क्या करेंगे कि हर कई विश्वविद्यालय से आप आंकड़े बाद में 3000 से मान लीजिए कि आप कुछ 5 विश्वविद्यालयों का आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करके क्या 5 छंगती 600 बच्चों का जो आप आंकड़ा निकालेंगे वो एक स्तरीय विश्वविद्यालय से निकालेंगे। बाकी फिर अगले 600 का आप क्या करेंगे कि दूसरे विश्वविद्यालयों से आप निकाल लेंगे। मतलब इसको आपने 5 से डिवाइड किया और जितने आंकड़े आए वो एक स्तरीय दूसरे विश्वविद्यालय से, बाकी 600 दूसरे विश्वविद्यालय से। मतलब आपने एक लार्ज में आपने मल्टी बांट दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बहुस्तरित निर्देशन। समूह निर्देशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि समूह में आपके पास आंकड़ा समूह में इकट्ठा है, उन समूह निर्देशन के निकाल सकते हैं। तो ये था आपका निर्देशन की रीतियों में। दैव निर्देशन में सरल सिंपल दैव रैंडम निर्देशन। प्रतिबंधित में आपने जाना कि आपने कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, तो इन चारों में क्या क्या प्रतिबंधित थी? स्तरित दैव निर्देशन, व्यवस्थित दैव निर्देशन, मूल बहुस्तरीय, समूह निर्देशन। अब आते हैं अदैव निर्देशन में। अदैव निर्देशन में सुविधानुसार क्या, जैसे आंकड़ों का आपको जो भी इकट्ठे आपको मिले आंकड़े, उन आंकड़ों का आपने क्या किया कि अपने सुविधा के अनुसार, मतलब अपने स्टैटिकल जो आपके एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि आप अपने आंकड़ों को सुविधानुसार कुछ आंकड़े लेते हैं और उन आंकड़ों में आपने क्या कर दिया, मतलब इसमें रैंडम होगा, रैंडम नहीं होगा, ठीक है। कोटा निर्देशन में क्या होता है कि आपके जैसे आपके गांव के प्रधानों का या उनमें कुछ लोगों का आपने कुछ सैंपल लेना है, तो मान लीजिए 20 लोग का सैंपल लेना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें प्रगणक यूज करते हैं, प्रगणों की इसमें चुनाव करते हैं और उन प्रगणों के द्वारा इन 20 का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद उनमें कुछ मतलब उसमें कुछ कोटे निर्धारित होते हैं। कोटा आप बना लेते हैं कि किन किन को लेना है, उन्हीं ने आप पहले से सर्टिफाई हो जाता है। सर्टिफाई हो जाना यानी कि अदैव होना, यानी कि रैंडमली ना होना, ठीक है। तो कोटा निर्धारण कोटा निर्देशन के माध्यम से हो जाएगा। सुविधा अनुसार आपको आंकड़े कैसे लेने हैं, सुविधा के अनुसार लेना है, ठीक है। देखिए इस प्रतिबंधित दैव निर्देशन में आप सरल दैव निर्देशन में आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, आपके कुछ काम की चीज़ें हैं। जैसे इसको जो होता है ना, इसको कई तरीक़ों से किया सकता है। वैसे ये आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बताना चाहता हूँ। तो जो सरल दैव निर्देशन में कुछ विधि होते हैं, जैसे लॉटरी मेथड। सरल दैव निर्देशन में एक लॉटरी मेथड के आप क्या किया कि आप एक ही तरह के कागज़ के रंग रूप सब कुछ एक ही बनाएं और एक बड़े से पतीले या किसी चीज़ में आप रख दीजिए, आप उसको मिला लीजिए। तो उस तरह से आप लॉटरी के द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब आप सैंपलिंग कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको रखता हूँ डोल घुमाकर। हाँ, डोल घुमाकर। डोल घुमाकर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है ना कि आपको 0 से लेकर 9 नंबरों तक का एक आपको मशीन में प्रक्रिया की जाती है और हर बार डोल को घुमाया जाता है और उनमें से एक एक नंबर निकल के आता है। जैसे मान लीजिए पहली बार घुमाया तो 9 आया, दूसरी बार घुमाया तो 1 आया, तीसरी बार घुमाया तो 5 आया, ऐसे करते करते आता है। तो ये यहाँ से क्या होता है, एक टोकन निकलता है। इस मेथड का यूज जैसे आप वो करते हैं, लॉटरी के टिकट वगैरह जो निकालते हैं, लॉटरी जैसे कि कूपन विज्ञापन के माध्यम से आता है कि ये नंबरों की लॉटरी लगी है, तो वो ये इसी मेथड का यूज करते हैं कि क्या करते हैं, वो मशीनों घुमाते हैं, 0 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं और घुमाने बाद जो नंबर मिलते हैं उनके इकाई अंकों का जो भी आएगा पहली बार में, उसको सीरियल से लिख देते हैं, वो आपका हो जाएगा डोल घुमा करके। फिर आपका आता है दैव संख्याएँ। दैव संख्या ये आपका सरल दैव निर्देशन के अंतर्गत आता है। दैव संख्या में होता क्या है कि आप
जैसे कि अब इसमें क्या है, लॉटरी में आप लॉटरी हर बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम स्टैटिक्स का यूज ही क्यों करते हैं? स्टैटिक्स का यूज करते हैं आप चीज़ों को आसान करने के लिए। डोल घुमाएंगे, डोल हर बार घुमाएंगे, इन चीज़ों को एक और सरल रूप में लेकर आना अपने तरीके से, वहाँ कहेंगे दैव संख्या। बस आपको इतना ही जानना है। दैव निरसन में आपने ये जाना, सरल दैव निरसन में आपने लॉटरी मेथड घुमा करके दैव निरसन, जैसे आपसे कोई पूछ लिया, उसने एग्जाम पूछ लिया कि सरल दैव निरसन अपनाए जाते हैं इन तीनों प्रकार से, ठीक है, लॉटरी से घुमाकर, डोल घुमाकर, दैव निरसन, या इनमें से तीनों, तो आपको इनमें से तीनों आपको जानना जरूरी रहता है। बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो हम लोग कहाँ थे? सुविधानुसार, ठीक है। विस्तृत आपस आंकड़े क्या हो जाएगा? विस्तृत रूप से आ जाएगा। देखिए इसमें आपको मैं सुविधानुसार बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि टेलीफोन डायरेक्टरी आई। टेलीफोन डायरेक्टरी में होता क्या है कि आप जो उनके कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबरों को आप छांट लीजिए। उस नंबरों में से आप जब इन रैंडमली आप सैंपलिंग करेंगे, टेलीफोन मेथड, टेलीफोन आप पास डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी में आप क्या करेंगे कि आप उन नंबरों को छांट लेंगे। इस वाले में सुविधानुसार में छांटने के बाद आप दैव निरसन का यूज कर सकते हैं। विस्तृत में आप पास विस्तृत रूप से आंकड़े इकट्ठा हो गए हैं, उनमें से आपको आंकड़ों को निकालना है। तो आपसे बस इतना पूछेगा कि दैव निरसन की जो रीतियाँ हैं वो कितने भाग में बटी हैं, दैव और अदैव, ठीक है। और डीप में जा सकता है तो बोलेगा कि दैव निरसन में कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना चाहिए सरल दैव निरसन, जिसमें ये सारे तीनों मेथड थे, ठीक है। कुछ भी पूछे आप बना ले जाएंगे, इससे ज़्यादा घुस के नहीं पूछ सकता। प्रतिबंधित दैव निरसन में क्या? स्तरीय दैव निरसन, व्यवस्थित दैव निरसन, बहुस्तरीय और समूह निरसन, ये आपके मेथड। और अध्याय में बोलेगा कि सुविधानुसार दैव निरसन, कोटा निर्देशन और सुविधानुसार और विस्तृत निर्देशन। तो ये हो गया आपका। देखिए लास्ट वाला जो आपको पॉइंट था समूह निर्देशन। समूह निर्देशन जो है, मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जो आपको ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप तालों का वो बना रहे हैं, सैम्पलिंग करें, टेक्निक्स जो आप जो यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, आप तालों बना रहे हैं। मान लीजिए आप पास 1000 ताले हैं। अब आप उन तालों का जो सैम्पलिंग करने जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको उनमें से 10-10 ताले निकालने हैं, 10-10 ताले आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको 100 जैसे आप शेयर जो होते हैं, शेयर बांटते हैं, तो शेयर कैसे बांटते हैं? टोटल निर्गमित पूंजी में से आप क्या करते हैं, आप जितने शेयर को बांटना है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पर शेयर की वैल्यू पता हो जाती है 10। यानी कि 10-10 के आपको 10 जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो आप 1000 आकर 10-10 के आपको कितने 100 तालों के 100 के आपको 10 जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो आप समूह निर्देशन द्वारा निकाल सकते हैं। 100 तालों का निकालना है, 1000 तालों का निकालना है, तो 100 तालों का एक 10-10 का ढेर बना लेंगे, समूह निर्देशन द्वारा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके मेथड। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए आप, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये क्वेश्चन है कि इकाइयों की संख्या के आधार पर, इकाइयों की संख्या के आधार पर इकाइयों की संख्या के आधार पर क्या है, कितने प्रकार से आप कितने समग्र को इकाइयों की संख्या के आधार पर समग्र को 2 भागों में बांटा जाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने जितनी चीज़ें पढ़े उसमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो मैं आपको अलग से इस चीज़ को बताते रहा हूँ। समग्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग क्या होता है, परिमित, यानी परिमित। दूसरा क्या आता है, अपरिमित, यानी कुछ डेफिनिट होंगे, कुछ चीज़ें डेफिनिट होंगी, कुछ चीज़ें इनडेफिनिट होंगी, ठीक है। तो इकाइयों की संख्या के आधार पर समग्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, परिमित और अपरिमित। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि दैव निर्देशन को
दैव निर्देशन, ये आपके कोई आपने पढ़ा था उसमें से निकालना पड़ेगा अगर आपने ध्यान से। दैव निर्देशन को किन दो नामों से और जाना जाता है? आपने यहाँ दैव निर्देशन में रैंडमली पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि दैव निर्देशन को अवसर, अवसर और संभावित, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अवसर और संभावित दो नामों से इसको जाना जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ MCQ टाइप में। MCQ में क्या है कि निम्न में कुछ परिमित समूह नहीं है। आपको मैं बोल देता हूँ, मैं नाम बता दूंगा, आपको बताना है निम्नलिखित में से परिमित यानी कि डेफिनिट समग्र नहीं। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आपको बताना पड़ेगा। लिखा है कि 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या की गणना, दूसरा क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में उत्तर यूपी में सभी विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन पड़े हुए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका 2001 में जनसंख्या की गणना, सेकंड आपका है यूपी में सभी विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की। ठीक है, वैष्णो मंदिर देखने जाने वालों की संख्या परिमित है। डेफिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, डेफिनेट में चीज़ें, जो चीज़ आपको डेफिनेट है। और चौथा आपका ऑप्शन है आसमान में तारों की संख्या। तो क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि सॉरी, ये आपका नॉन डेफिनेट है, इसने पूछा है नॉन डेफिनेट यानी कि अपरिमित। यह आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमित नहीं है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ था मैंने, अपरिमित समग्र है या इनमें से हो सकता है कि परिमित नहीं है। तो देखिए अपरिमित यानी कि डिफाइंड नहीं है। तो देखिए आप 2001 में जनसंख्या जो भी होगी वो हम जनसंख्या द्वारा काउंट कर लेंगे, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगी। दूसरा है यूपी में सभी विद्यार्थियों की संख्या, ये भी काउंट हो सकती है जनसंख्या के माध्यम, तो ये भी नहीं है। वैष्णो मंदिर में कुछ लोग जा रहे हैं, उनका आंकड़ा निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, लेकिन आप आसमान में तारों की संख्या को नहीं गिन सकते हैं, अनगिनत होते हैं, तो ये नॉन डेफिनेट। तो आपने पॉपुलेशन में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें डेफिनेट और कुछ इनडेफिनेट। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दैव निर्देशन को कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दैव निर्देशन को कहा जाता है। तो मैं आपको इसको बताने की जरूरत है नहीं, इसको अवसर और संभावित निर्देशन कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा क्या, ऑप्शन देगा अवसर निर्देशन, संभावित निर्देशन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों यानी कि अवसर और संभावित दोनों आ जाएंगे। कुछ अगले क्वेश्चन है, क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मैं उसका डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। निम्नलिखित में से किस दशा में निर्देशन पद्धति लागू नहीं रहेगी। किस दशा में पद्धति उपयुक्त नहीं होगी, पद्धति उपयुक्त नहीं होगी। अब आपके लिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि नवजात शिशुओं का औसत भार
नवजात शिशु का औसत भार। दूसरा क्या है, समान वस्तु में ठीक सामान्य चुनाव से ठीक पूर्व का चीज़ें। प्रेशर कुकर के केस में देखिए, प्रेशर कुकर का कोई किस्म नहीं, इसमें कोई सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये यही इसका ऑप्शन आपका सही होगा। फिर कहता है सैम्पलिंग एक प्रोसेस है। पूछेगा आपसे कि सैम्पलिंग एक प्रोसेस है, प्रतिदर्श एक प्रक्रिया है। प्रतिदर्श या सैम्पलिंग या प्रतिदर्श अनुसंधान, कुछ भी कह लीजिए, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो देखिए, समष्टि के संबंध, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसमें, प्रतिदर्श के संबंध में संबंध ज्ञान, प्रतिदर्श के संबंध में, संबंधित यानी रिलेटिव ज्ञान, रिलेटिव नॉलेज होगा। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, समष्टि के संबंध में संबंध ज्ञान, समष्टि, यही सही है आपका है, समष्टि के संबंध में, प्रतिदर्श के संबंध में संबंधित ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण परिणामों का प्रयोग करना चाहिए, हमें बहुत अधिक विश्वसनीय सर्वेक्षणों का परिणाम करना चाहिए, तो हमें सबसे किसका प्रयोग करना चाहिए, संगणना का प्रयोग करना चाहिए, संगणना विधि। ठीक है, देखिए प्रतिदर्श समग्र जो होता है, प्रतिदर्श समग्र क्या है, एक प्रकार का अंग है। प्रतिदर्श संघ जो होते हैं एक अंश होता है, मतलब कि जो हम सैम्पलिंग के माध्यम से जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं या सैम्पलिंग जो आंकड़े जो हम कलेक्ट करते हैं वो एक अंश होते हैं। आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि प्रतिदर्श समंक है, समग्र संभावित अंश क्या, तो आपको बताना कि एक अंश का लेकर के आप आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं सैम्पलिंग के माध्यम से या प्रतिदर्श, आप दोनों को जानते रहिए। प्रतिचयन हो सकता है, प्रतिचयन हो सकता है। जो प्रतिचयन हम करते हैं वो किस किस माध्यम से हो सकता है, तो इसमें दिया हुआ है सविचार, दूसरा क्या दिया है दैव, तीसरा क्या दिया है ए, और ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो सी में दे रहा हूँ आपको, ए और बी दोनों। आपको आंसर पता ही चल गया होगा, और इनमें से कौन नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपने सविचार पढ़ा था इंडेमडेमली में, और दैव भी आपने पढ़ा था, तो दोनों माध्यम से हम प्रतिचयन कर सकते हैं, मतलब चुनाव करना और क्या। इसके लास्ट एक क्वेश्चन है, जब अध्ययन को किए जाने का, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, जब अध्ययन किए जाने वाला समग्र बहुत बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए कोई हम आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब कि आंकड़ों को इकट्ठा करना एक कठिन हो गया है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिचयन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिचयन, मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ एक साथ। जब आंकड़े ज़्यादा अध्ययन करके बड़े होते हैं तो प्रतिचयन, संगणना, सी ऑप्शन क्या दिया हुआ इसने, कोई अन्य विधि, कोई अन्य रीति नहीं होती है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, इनमें से कोई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो प्रतिचयन विधि का प्रयोग करके जब आंकड़े ज़्यादा हों तो इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहिए, जानते रहिए, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके
थियोरेटिकल पोर्शन है टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें सैम्पलिंग और पॉपुलेशन आपने पढ़ा। सैम्पलिंग और पॉपुलेशन होती क्या है, इनको रीति क्या है, इनको क्या क्या किस भागों में डिफाइन करते हैं, इससे संबंधित जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बस इससे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली वीडियो आपके आएगी क्लासिफिकेशन और टर्बुलेशंस। क्लासिफिकेशन यानी आप आंकड़ों को कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसका सारणीयन कैसे करेंगे, तरह तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले थ्योरी का पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना वीडियो, और अगले वीडियो के लिए ये आपका टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।